नमस्कार। हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रीढ़ की हड्डी। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित यह एकांकी रीढ़ की हड्डी शंकर नाम के और उमा नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। शंकर नाम का जो लड़का है वह उसके रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात वह व्यक्तित्वहीन लड़का है, न ही उसका चरित्र अच्छा है। और उमा जैसी स्वाभिमानी लड़की को हमारे समाज, हमारे देश की बहुत आवश्यकता है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे हैं अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अर्थात इस एकांकी में जो मुख्य पात्र हैं वो उमा है। बाकी के जो पात्र हैं, उमा के पिताजी हैं राम स्वरूप, उनकी माँ है प्रेमा और उनका एक नौकर है रतन। और जो लड़का उसको देखने आ रहा था, यानी उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो उसके पिता और माता के चेहरे पर चिंता के भाव नज़र आ रहे हैं। इधर उधर काम करने में, घर की साफ़ सफाई करने में लगे हुए हैं कि कौन सा सामान कहाँ पर रखा जाए। इस तरह से वो सब चिंतित हैं। जो लड़का उमा को देखने आ रहा है उसका नाम है शंकर और उसके पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद एक लालची स्वभाव का व्यक्ति है और सच्चाई से विमुख है। वह इस समाज में रहते हुए, प्रगतिशील समाज में रहते हुए लड़की को सिर्फ एक नौकरानी के रूप में देखना चाहते हैं। उनको ऐसी बहू चाहिए जो सिर्फ घर का कामकाज संभाल सके। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का एक उल्लेखनीय एकांकी है। इसमें लेखक ने समाज की स्त्रियों में व्याप्त रूढ़िवादिता पर करारी चोट की है और नारी शिक्षा के फलस्वरूप उमा के माध्यम से शिक्षित नारियों के सहज और काव्य बल पर प्रकाश डाला है। यहाँ लेखक एकांकी के प्रमुख पात्र राम स्वरूप तथा उसके नौकर का वर्णन करता है, जो थोड़ा मंद बुद्धि है, इसलिए राम स्वरूप उसे बात बात पर डांटता फटकारता रहता है। राम स्वरूप यदि बिस्तर पर बिछाने के लिए चादर मांगता है तो नौकर जाकर धोतियाँ लाता है। फिर राम स्वरूप उसे कहता है कि वह हारमोनियम व सितार ले आए। हारमोनियम व सितार भी उमा के बजाने के लिए वहाँ पर रखे गए हैं। जहाँ पर लड़का और उसके पिताजी बैठेंगे वहाँ पर हारमोनियम और सितार भी रख दिया गया है, ताकि उमा जब आएगी लड़के वालों के सामने तो वह उनको बजाकर दिखाएगी, अपनी गुणवत्ता का बखान करेगी, जिससे लड़के वाले खुश हो जाएं। यह दोनों के पिता की रूढ़िवादी विचारधारा है। तब प्रेमा ने राम स्वरूप को आकर बताया कि उनकी लाडली बेटी मुँह फुलाई खड़ी है। वह कहता है कि बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा दिया है। राम स्वरूप और प्रेमा के वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि उसकी उच्च शिक्षा प्राप्त बेटी उमा को देखने वर पक्ष के लोग आ रहे हैं, लेकिन उमा प्रदर्शन का विरोध करती है। जो लड़की के पिताजी थे वो चाहते थे लड़की सुंदर दिखनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी लीपा पोती करके या कुछ भी सुंदरता के प्रसाधन लगाकर सुंदर दिखाई दे, मेकअप करके, लेकिन लड़की सुंदर दिखाई देनी चाहिए। लेकिन प्रेमा व राम स्वरूप मेहमानों के आवभगत के तैयारी में जुटे हैं। उनके मन में यह चिंता है कि कहीं दकियानुसी विचारों वाले बाप बेटा उमा को न पसंद करें। राम स्वरूप ने प्रेमा को बताया कि एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और सोम लड़का उमा को देखने आ रहे हैं। दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं। उनकी मांग है लड़की कम पढ़ी लिखी हो, अर्थात लड़की 10 पढ़ी लिखी हो, उसे ज़्यादा नहीं। राम स्वरूप ने अपनी पत्नी प्रेमा को बताया कि लड़का बीएससी करने के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। इसी बीच रतन आकर बताता है कि कोई आ रहे हैं। तब राम स्वरूप को पता चलता है कि लड़के वाले आ चुके हैं। वह उनका स्वागत करता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। वर पक्ष की ओर से गोपाल प्रसाद व उसका बेटा शंकर आया है। शंकर का ही विवाह होना है और वे उमा को देखने के लिए आए हैं। राम स्वरूप मेहमानों की अच्छी आवभगत करता है। इसी बीच राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद में पुराने ज़माने को लेकर बातचीत शुरू होती हैं। जब स्कूल से आकर बच्चे दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे और ढेर सारी मलाई बर्फ़ हजम कर जाते थे,
अर्थात जब उनको खाने के लिए कचौड़ियाँ वगैरह दी गई तो उस समय जैसे पहले के व्यक्ति अपने ज़माने की बात को लेकर बैठ जाते हैं, गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप भी अपने ज़माने की बात को लेकर बैठ गए हैं। जल्दी ही गोपाल दास और राम स्वरूप में अनौपचारिक बातें बढ़ने लगती हैं। गोपाल प्रसाद स्वभाव से लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति भी है। जब वो बातें कर रहे थे तो कहते हैं मुद्दे की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, मतलब यहाँ तक कि इस प्रकार के व्यक्ति विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। तत्पश्चात गोपाल प्रसाद विवाह के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत सुंदर पर पढ़ी लिखी कम हो। अब गोपाल प्रसाद जन्मपत्री के मिलान की बात करता है कि उन्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए क्योंकि वह उनके नखरे नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने बहू से नौकरी तो करवानी नहीं है। वह कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां राजनीति की बहस करती हैं, जो उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात उनको ऐसी बहू चाहिए जो सिर्फ पूरा दिन काम करे और उनको कोई भी जवाब न दे, अपने हक की बातें या अपने अधिकार की बातें न करे, ऐसी लड़की उनको चाहिए। इसी बीच उमा पान की तस्तरी लिए प्रवेश करती है, प्लेट पान के लिए प्रवेश करती है। उसकी गर्दन झुकी हुई है। गोपाल प्रसाद उन्हें आंखें गड़ाकर देख रहे हैं और शंकर आंखें छिपाकर। तभी बाप बेटा उमा का सोने का रिम वाला चश्मा देकर चौंक जाते हैं। राम स्वरूप बहाना बनाता है कि आंखें दुखनी आई हैं, आने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। अर्थात गोपाल प्रसाद की सोच है कि चश्मा लगा है तो अधिक पढ़ी है, मतलब पढ़ाई के कारण ही चश्मा लगता है, उसकी ऐसी सोच है, वैसे पढ़ाई के कारण नहीं। यहाँ पर राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं कि उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। वैसे उमा गोपाल प्रसाद तथा उनके बेटे को गीत सुनाती है। फिर गोपाल प्रसाद सिलाई कढ़ाई, भोजन बनाने आदि गुणों के बारे में पूछते हैं बेटी आपको ये भी आता है, आपको सिलाई भी आती है, आपको कढ़ाई भी आती है, मतलब बार बार गोपाल प्रसाद उमा से प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे हैं। राम स्वरूप बताता है कि उमा ही घर के वस्त्रों की सिलाई करती है। जब राम स्वरूप उमा की ओर से उत्तर देने लगते हैं तो गोपाल प्रसाद रूखी आवाज़ में कहते हैं उमा को भी तो मुंह खोलना चाहिए। तब उमा बड़ी मजबूत आवाज़ में उत्तर देती हुई कहती है बाबूजी मैं क्या जवाब दूं? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज़ से नहीं पूछता, केवल दुकानदार को दिखला देता है। वैसे आप ही मुझसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो महाशय मुझे खरीदने के लिए आए हैं उन्हें नहीं मालूम कि लड़कियों के भी दिल होते हैं और उन्हें भी चोट लगती है। तनिक आप अपने साहिबजादे से पूछें कि इनकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं। पिछली फरवरी में आपका बेटा लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगा रहा था, उसी समय इसकी पिटाई हुई थी, तब इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उमा के यह कहने से सारी बात बिगड़ गई। गोपाल प्रसाद खड़े होकर कहते हैं बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास? उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। उमा बोलती है फिर जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। अर्थात उस लड़के का चरित्र नहीं है, चरित्रहीन लड़का है, व्यक्तित्वहीन लड़का है। वह आज तक अपना कोई व्यक्तित्व नहीं बना सका। वह सिर्फ अपने पिता के कंधों पर ही आश्रित है, अपने पिता के इशारों पर चलने वाला लड़का है, यानी बैकबोन। चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा एकदम से चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा रो रही है, यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। बाबूजी मक्खन। उनका नौकर बेचारा उनके आने से पहले उसको मक्खन लेने के लिए भेजा था और उनके चले जाने के बाद मक्खन लेकर पहुंचता है, यानी वह थोड़ा भोला था। तब मुझसे झूठ क्यों बोला गया? वह अपने बेटे की कमजोरियों को ढकते हुए कहते हैं कि वह इस पढ़ी लिखी लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करेंगे। अर्थात
उमा ने जमकर उनका जो अहंकार था, घमंड था, उसको तोड़ा और एक पढ़ी लड़की होने के नाते अपनी सारी बातें उनके सामने रखी। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज की ज़रूरत हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर का रिश्ता तय करने से पूर्व उमा से उचित अनुचित सभी प्रकार के प्रश्न पूछने लगता है, जिससे उमा अपमानित अनुभव करती है। वह जानती है कि शंकर का चरित्र ठीक नहीं है। वह अक्सर लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता रहता था। एक बार उसकी जमकर पिटाई भी हुई। वह झुककर चलता था, लेकिन गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए एक सुंदर व कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते थे, किंतु अपने बेटे की कमियों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसलिए उमा का यह कहना सर्वथा उचित है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। एक तो गोपाल प्रसाद का लड़का चरित्रहीन है, दूसरा वह झुककर चलता है और शरीर से दुबला पतला है। उमा ने उनकी इन कमियों की ओर संकेत किया है। हमारे समाज को उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की आवश्यकता है। शंकर जैसा कमज़ोर, चरित्रहीन, झुककर चलने वाला व्यक्ति समाज के विकास में कोई योगदान नहीं दे सकता। इसके विपरीत उमा एक सुशिक्षित नारी की प्रतिमूर्ति है। वह अन्याय का विरोध करती है, रूढ़ियों तथा कुरीतियों से जूझने का साहस रखती है। वह यह नहीं चाहती कि लड़कियां चुपचाप अन्याय को सहन करें। इसके साथ साथ वह लड़का लड़की के भेदभाव को नहीं मानती। वह चाहती है रिश्ता तय करते समय लड़की की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखा जाए। इसलिए समाज में उमा जैसा व्यक्तित्व अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक। रीढ़ की हड्डी क्यों रखा गया? क्योंकि रीढ़ की हड्डी शंकर से संबंधित बात है कि शंकर एक व्यक्तित्वहीन लड़का है, जो सीधा नहीं चल सकता, मतलब जो अपना रास्ता खुद नहीं खोज सकता, जो अपना फैसला खुद नहीं ले सकता, गलत या उचित अनुचित बात का विरोध नहीं कर सकता। ऐसा लड़का एक पति होने के योग्य भी नहीं है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा प्रसिद्ध सामाजिक एकांकी है। इसमें लेखक ने समाज की गली सड़ी रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं पर करारा व्यंग्य किया है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए कम पढ़ी लिखी सुंदर बहू चाहते थे। उनकी शर्त यह थी, लड़की को गाना बजाना, सिलाई कढ़ाई, बुनाई व घर के काम अच्छी प्रकार से आने चाहिए। उनको इस बात का घमंड है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के के पिता हैं। उसे अपने पुत्र की त्रुटियों अर्थात गलतियों का पता नहीं। उसका बेटा सर्वथा अपूर्ण है। वह न केवल चरित्रहीन बल्कि शारीरिक दृष्टि से भी अपंग है और ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए उमा गोपाल प्रसाद से पूछती है कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। अर्थात एकांकी का जो शीर्षक है वह सर्वथा उपयुक्त है। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? समाज के सामने इस एकांकी को रखने का उद्देश्य, इसके माध्यम से लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि लड़का लड़की में भेदभाव करना सही नहीं है। लेखक का विचार है कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, साथ ही उनको पुरुष के बराबर समान अधिकार व सम्मान मिलना चाहिए। रिश्ता तय करते समय लड़कियों से तरह तरह के प्रश्न पूछकर उन्हें अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ लेखक ने गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्तियों पर करारा व्यंग्य किया है, जो नारी जाति को रूढ़िवादी उन सभी अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं जो पुरुषों को प्राप्त है। यही नहीं, लेखक इस एकांकी के माध्यम से लड़के लड़की के भेदभाव को भी समाप्त करना चाहता है। लेखक यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि हमारे समाज को शंकर जैसे लड़कों की नहीं बल्कि उमा जैसी लड़कियों की आवश्यकता है। पुरुष समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम सब के भी कुछ प्रयास होने चाहिए। हम सबको भी कुछ करना चाहिए।